Now today we are going to start with the cardiac output and the venous return. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है ना आपसे कार्डियक आउटपुट कर्व्स पूछे जा सकते हैं, वीनस रिटर्न कर्व्स पूछे जा सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर्स ये सारे पूछे जा सकते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स वो डिटेल में पूछे जा सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह। तो विल डिस्कस इन डिटेल ऑल दिस टॉपिक्स एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कार्डियक आउटपुट। Now, the cardiac output by definition होती है quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart. aorta से per minute जितना blood जो है ejected out है उसको कहते हैं हम cardiac output. This is somewhat different from the stroke volume. Stroke volume और cardiac output की definition में आप लोग जो है ना थोड़ा mix up कर जाते हैं। Cardiac output जो है ना that is the amount of the blood ejected from aorta per minute और stroke volume जो है that is the amount of the blood ejected from the विदिन द एओर्टा पर बीट, कि हर बीट पे जितना वेंट्रिकल जो है वो पंप आउट करते हैं ब्लड, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और पर मिनट जितना टोटल ब्लड जो है वो पंप आउट हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज कार्डिक आउटपुट। ठीक है। रेस्टिंग इन सुपाइन मैन, सुपाइन होते हैं जो सीधा लेटते हैं, दैट इज द सुपाइन पोजिशन, दैट इज 5 लीटर्स पर मिनट होता है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जो है ना वो ओम्स लॉ से अगर हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कार्डिक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय आर्टीरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये जितना आर्टीरियल प्रेशर मेजर कर लेते हैं, जितनी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसे डिवाइड करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट, दैट इज कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना दैट इज 70 मिलीलीटर्स ऑफ होता है ब्लड का, कि 60% ऑफ द कार्डिक जो ब्लड इजेक्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल वो टोटल 120 होता है, उसका 65% बन जाता है 70 मिलीलीटर। और नॉर्मल हार्ट रेट तकरीबन 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं दैट कम्स आउट टू 5000 ml या 5 लीटर्स। ठीक है। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट। फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट कार्डिक आउटपुट्स में क्या होता है कि बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, बिकॉज न्यूट्रिशन की डिमांड और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। एक्सरसाइज में भी जो है आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यू शुड हैव अ बेटर कार्डिक आउटपुट। विद एज के साथ साथ कार्डिक आउटपुट कम होते जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में जाके एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है विद द आर्टरीज, तो वो नैरो हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। सो बाय एज कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कम हो जाता है। यंग एडल्ट में सबसे ज़्यादा होता है। साइज ऑफ द बॉडी, जितना आपका ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी होगा उतना ही कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा विद रेलेवेंस टू द कार्डिक आउटपुट। अब होते हैं कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक इंडेक्स इज द कोरिलेशन बिटवीन रेस्टिंग कार्डिक आउटपुट एंड द बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है। यानी जितना कार्डिक आउटपुट है उतना और बॉडी सरफेस एरिया जितना है, ये इट इज़ अ कार्डिक आउटपुट पर मिलीलीटर ऑफ द पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी पर मिनट, जितना हम ब्लड सप्लाई होता है उसको हम कार्डिक इंडेक्स कहते हैं। अगर एक 70 kg का बंदा हो तो उसका सरफेस एरिया नॉर्मली होता है 1.7 मीटर स्क्वायर। सो कार्डिक इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहिए, कार्डिक आउटपुट नॉर्मली 5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है। और ये देखिए 5 लीटर्स पर मिनट है, और अगर सरफेस एरिया जो है 1.7 मीटर स्क्वायर है, द आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कम्स आउट टू बी 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो कार्डिक इंडेक्स इन अ नॉर्मल एडल्ट मेल ऑफ 70 kg दैट इज 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। वेनस रिटर्न क्या होता है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है। वेन से जो राइट एट्रियम में आ रहा होता है ब्लड पर मिनट, दैट इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जा रहा है एओर्टा में, दैट इज कार्डिक आउटपुट। जो वापस आ रहा है दैट इज वेनस रिटर्न। नॉर्मली वेनस रिटर्न होता है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट, कि जितना कार्डिक आउटपुट होगा उतना वेनस रिटर्न, जितना वेनस रिटर्न होगा उतना कार्डिक आउटपुट। सो दिस इज द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, द मोर द हार्ट इज फिल्ड विद द ब्लड द मोर विल बी द कार्डिक आउटपुट। ठीक है। सो दे ओबे वेनस रिटर्न एंड कार्डिक आउटपुट, दे ओबे द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। Stroke volume क्या होता है? Is the difference between end diastolic volume and end systolic volume. EDV is the end diastolic volume. End diastolic volume क्या होती है? कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाता है ड्यूरिंग डायस्ली, अभी उसने कंट्रेक्शन स्टार्ट नहीं की है, तो उस वक्त जितना फिल हुआ हुआ होता है वेंट्रिकल,
वो उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है कि जब वेंट्रिकल पूरा कंट्रैक्ट कर गया और पीछे जितना ब्लड पीछे बचा है, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ना 120 मिलीलीटर होता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होता है, और एक कंट्रैक्शन के बाद 50 मिलीलीटर ब्लड बचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कम्स आउट टू बी 70 मिलीलीटर। इस तरह हम स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। Stroke volume is the amount of the blood pumped out by each ventricle. कि इतना blood जो है ना that is pumped out, and the remaining is the end systolic volume during by each ventricle during each beat. When heart rate is normal 72 beats, तो ये 70 मिलीलीटर आता है। ना ejection fraction, अब ejection fraction क्या होता है? This is the fraction of the end diastolic volume, यानी end diastolic volume जितना लेफ्ट वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है उसका वो फ्रैक्शन जो कि हर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के साथ, हर बीट के साथ जितना इजेक्ट आउट हो गया है, वो हम उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी जितना फ्रैक्शन उस जो परसेंटेज होती है जितनी निकल गई है। ठीक है, इट्स नॉट द वॉल्यूम, इट्स द परसेंटेज ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना कि इजेक्ट आउट हो गया है पर ventricular beat. ठीक है, minute volume is the amount of the blood pumped out by each ventricle in 1 minute. ठीक है, minute volume जो है ना is equal to stroke volume into heart rate, यानी इसको हम this is the other name for the cardiac output. ठीक है, cardiac output तो है the amount of the blood pumped out by the लेफ्ट वेंट्रिकल, वो स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से है। मिनट वॉल्यूम राइट और लेफ्ट का अलग अलग होता है कि राइट वेंट्रिकल से पर मिनट कितना है इजेक्ट आउट हुआ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट कितना इजेक्ट आउट हुआ। ठीक है, कार्डिक रिजर्व, कार्डिक रिजर्व होते एक टर्म होती है जो कि हम उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड आउट बाय द हार्ट अबव नॉर्मल, यानी अगर हम पर मिनट कार्डिक आउटपुट जो है ना हमारी है 5 लीटर्स, तो हमारे हार्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है इट कैन पंप बियॉन्ड इट्स 5 लीटर कैपेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा वो अपनी पंपिंग एबिलिटी से जितना ज़्यादा वो कर सकता है पंप टू द मैक्सिमम, उस पोर्शन को बियॉन्ड 5 लीटर्स इज कॉल्ड द कार्डिक रिजर्व। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? इट कैन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग स्ट्रेस लाइक कंडीशंस, कोई भी एक्सरसाइजेस वगैरह है उसमें कार्डिक आउटपुट बढ़ सकता है। कार्डिक आउटपुट जो है ना ये कार्डिक रिजर्व जो है ना इन डिफरेंट एज ग्रुप्स में और डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होता है। अब जो यंग एडल्ट होगा उसका कार्डिक रिजर्व होगा 300 to 400%, यानी उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल से 300 to 400% ज़्यादा पंप कर सकता है, उसके पंपिंग एबिलिटी इतनी होती है। फिर कार्डिक रिजर्व ओल्ड एज में जाके ये कम हो जाता है, 200 to 250% रह जाता है। और कार्डिक रिजर्व एथलीट्स जो कि वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनका हार्ट भी मस्कुलर होता है ज़्यादा, उसकी पंपिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है और उनकी कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दैट्स वाई उनके जो हार्ट जो है ना दैट कैन पम्प 500 to 600% मोर देन द नॉर्मल, अबव द नॉर्मल। ठीक है, अब कार्डिक रिजर्व 0% होता है अगर कोई कार्डिक डिजीज हो, यानी वो जितना नॉर्मल है उतना ही पंप कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बियॉन्ड द नॉर्मल वो नहीं कर सकता इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डिक डिजीज। सो द कार्डिक रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट के how much the heart can pump beyond its normal capability. अब इसमें फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या होता है कार्डियक आउटपुट के केस में? हार्ट पंप्स द एंटायर अमाउंट ऑफ द ब्लड व्हिच कम्स टू द हार्ट ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द कार्डियक मसल। ठीक है, यानी जितना अमाउंट ऑफ द ब्लड आ जाता है विद इन द ऑन द लेफ्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो वो जितना जो है वो पम एंटर होता है उतना ही स्ट्रेच होता है और उतना ही फोर्सफुली वो पंप करेगा। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ द दूसरा ये होता है, एक और फैक्टर भी होता है इसमें कि जब स्ट्रेच होता है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड से राइट एट्रियम, तो एस नोट पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो जब वो स्ट्रेच होता है एस नोट, तो वो भी 10 to 15% हार्ट रेट को इंक्रीज करता है बाय ब्रेन पिच रिफ्लेक्स। ठीक है, ब्रेन पिच रिफ्लेक्स जो होता है ना उसमें क्या होता है कि वहाँ यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं टू द हायर सेंटर और फिर वहाँ से द इम्पल्सेस आर ब्रॉड बैक जो कि इंक्रीज करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट को एंड द हार्ट रेट एज वेल। If the blood returning to the heart exceeds its pumping ability, then the heart becomes the limiting factor to control it. यानी वो अगर इतना ज़्यादा venous return हो जाए कि वो उसका the pumping ability of the heart से beyond चला जाए, तो हार्ट जो है ना उसको फॉलो नहीं करता, फिर हार्ट जो है वो उतना ही पंप करेगा जितना कि बॉडी की नीड है। ठीक है, या अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक करेगा, बियॉन्ड दैट डज नॉट, हार्ट डजंट फंक्शन बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी। ठीक है, हार्ट could act as a limiting factor to cardiac output. अब जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, उसमें फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले जो फैक्टर है एज है। चिल्ड्रन लेस
उनका कार्डिक आउटपुट लेस होता है क्योंकि उनमें ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। और कार्डिक इंडेक्स जो होता है ना वो बच्चों का ज़्यादा होता है क्योंकि एडल्ट्स के मुकाबले, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है बॉडी का, और कार्डिक आउटपुट जो है ना बड़ों से थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो इसलिए जो है ना उनका जो कार्डिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। ओल्ड एज में कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि एक तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है और दूसरे उनकी वेसल कंडीशन भी चेंज हो जाती है इन ओल्ड एज। ये देखिए एज का जो रिलेशन है विद द कार्डिक आउटपुट एंड कार्डिक इंडेक्स, ठीक है। आप देखिए आपके लेफ्ट साइड पे है कार्डिक इंडेक्स है और नीचे एज इन ईयर्स। बच्चों में कार्डिक इंडेक्स जो है ना वो ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि उनका सरफेस बॉडी सरफेस एरिया जो है ना वो कम होता है और जो कार्डिक आउटपुट होता है दैट इज़ क्लोजर टू द एडल्ट्स, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसका जब उसको कैलकुलेट करते हैं बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला के कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, तो उससे जो है ना ये कार्डिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड एज। वो देखिए उसमें डिक्रीज कर गया है कार्डिक इंडेक्स। अब में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि फीमेल्स में कार्डिक आउटपुट कम होती है लेकिन कार्डिक इंडेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल का सरफेस एरिया कम होता है, बॉडी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द मेल्स का कम होती है, तो इसलिए उनमें कार्डिक इंडेक्स जो है ना ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्स में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है लेकिन कार्डिक इंडेक्स कम होता है क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। बॉडी बिल्ड की जितना वेल बिल्ड बॉडी होगी उतना ही कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी क्योंकि बॉडी नीड्स ज़्यादा होगी, ठीक है। डायरनल वेरिएशन होती है कि सुबह और शाम में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम जो है ना कार्डिक आउटपुट कम होता है क्योंकि जब सुबह उठते हैं इतना पीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि एज द डे गोज ऑन तो डे टाइम में उसका चूंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि वेसोडाइलेशन हो जाती है, वेसल्स खुल जाती है, ठीक है। इमोशनल कंडीशन होती है कि अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर देती है डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस में, एंग्जाइटी में, क्योंकि कैटेकोलमिन्स रिलीज होते हैं। कैटेकोलमिन्स जो होती है ना वो सिंपैथेटिक हार्मोन है, ठीक है। वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो ऑफ द हार्ट इंक्रीज कर जाती है। आफ्टर मील्स आपने देखा है कि कभी थोड़ी सी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अगर आप ज़्यादा कर लें, और ये कार्डिक आउटपुट यूजुअली आफ्टर 1 आवर आफ्टर द मील ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है जब खाना खाया जाता है उसके बाद मेटाबॉलिज्म उसका शुरू हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, सो आफ्टर मील्स भी कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज भी ज़ाहिर है ऑब्वियस है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ एक्सरसाइज, कि कितना स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज है उसके हिसाब से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन से होती है और जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ये देखिए इसका रिलेशन है इस ग्राफ में कि अब इतना एक्सरसाइज में होता क्या है। एक्सरसाइज में आप देखें ये एक्स एक्सिस पे वर्क आउटपुट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, केजी है, इसका सरफेस एरिया है पर मिनट जितना भी उसको फंक्शन कर रहा है, ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि वाई एक्सिस के ऊपर कार्डिक इंडेक्स है, कार्डिक आउटपुट है और ऑक्सीजन कंजम्पशन है। जैसे जैसे एक्सरसाइज की सिवियरिटी जो है ना बढ़ती जाती है, ये इसका वर्क आउटपुट है, ये यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 400 पे जाता है जब ये देखिए 0 से अगर वो 400 की तरफ जाएगा, 800 जाएगा, 1200 एंड 1600, तो कॉरिस्पॉन्डिंगली ये आप देखिए कि ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, जो कि ब्लू में दिखाई है इन्होंने, और जो कार्डिक आउटपुट है वो भी इंक्रीज करता जाता है, और एंड ऑल्सो द कार्डिक इंडेक्स, ठीक है। कार्डिक इंडेक्स भी उसी तरह इंक्रीज करता है और कार्डिक आउटपुट भी रेड लाइन से उन्होंने दिखाया ये इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी क्योंकि ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है। सो टू कम्बैट विद द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन, कार्डिक आउटपुट जो है ना वो बढ़ जाती है, हार्ट जो है ना ज़्यादा स्पीड से बीट करता है एंड विद मोर फोर्सफुली, ठीक है। तो वो दूसरे वहाँ पे एड्रेनलिन भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द मेंटेनिंग द कार्डिक आउटपुट एंड द हार्ट रेट, ठीक है। पोस्चर ये होता है कि हम किस पोजीशन में हैं, आइदर लाइंग है, सिटिंग है या स्टैंडिंग है, ठीक है। इंक्रीज हो जाता है इन द लाइंग, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है जब हम लाइंग में होते हैं, और डिक्रीज कर जाता है व्हेन भी जब हम आप खड़े होते हैं, ठीक है, उसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है।
इसलिए कम हो जाता है कि जब खड़े हो जाते हैं तो जो वीनस ब्लड है वो कूल हो जाता है विद इन द लेग्स, जो कि हमने पहले इसमें वीनस पढ़ा भी है वीनस के फंक्शन में। ये इस वजह से जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम होता है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। सो पोस्चर में लाइंग में इंक्रीज कर जाता है कार्डियक आउटपुट एज कम्पेयर टू द स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, फिर आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होता है कि ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज कर जाती है लेडी की। इस वजह से प्रेगनेंसी में इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। स्लीप में जो है ना या तो डिक्रीज कर जाएगा या कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इज द फीवर। कार्बन cardiac output is increased due to increased metabolism and it has direct effect on the SA node। होता क्या है कि पायरेक्सिया में एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है फीवर में, और दूसरा ये कि एसए नोड का हाई टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द एसए नोड भी होता है, जिसकी वजह से एसए नोड ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और का हार्ट रेट बढ़ जाता है और कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है कि रिड्यूस नंबर ऑफ द आरबीसीज हो जाते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से उसमें कभी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगी। क्यों? इन अनीमिया टू पेरिफेरल इफेक्ट्स ग्रेटली डिमिनिश द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी टू ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज कम हो जाती है, विच कॉज लोकल वेसोडाइलेशन। ठीक है, एक तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है इसमें। ठीक है, एक तो ये कि एक तो वेसोडाइलेशन होती है और दूसरे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है ना वो कम हो जाती है, आरबीसीज कम होती है। दैट्स वाई ये कार्डियक आउटपुट जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, तो ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, फिर होता है थायराइड का इफेक्ट, हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड हमारा ज़्यादा फंक्शन करना शुरू करता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब थायराइड जो है ना वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। जब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है और इस तरह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, बीएमआर डिक्रीज कर जाता है। अब ये डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ द हार्ट हैं कि जिसमें कार्डियक आउटपुट को क्या होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन होता है बीटिंग ऑफ द हार्ट है वेरी हाई स्पीड। आप लोगों ने एरिथमियास में पढ़ा होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि पूरी तरह से वीनस रिटर्न पूरा आए और पूरे चेम्बर्स फिल हों। तो इसलिए जो है ना, चूंकि थोड़ा ही फिलिंग कम होती है इसलिए आउटपुट भी कम होती है उसकी। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, दैट इज द डायरेक्ट एरिथमियास इज डिक्रीज ड्यू टू द डिफेक्टिव पंपिंग। पंपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। ठीक है, कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में होता है कि चूंकि उसकी मसल्स जो है ना वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है ड्यू टू द वीक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक, कार्डिक इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को पूरी ना जा रही है, एंड सीवियर कोरोनरी ब्लड वेसल ब्लॉकेज के जो कोरोनरी ब्लड वेसल होती हैं वो हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हार्ट ने पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और हार्ट को जो ब्लड वेसल्स की मसल्स को जो ब्लड वेसल्स ब्लड और न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है, वो होती है कोरोनरी ब्लड वेसल्स। तो अगर कहीं कोरोनरी ब्लड वेसल्स में ब्लॉक आ जाए तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो आगे भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगी और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो कार्डिक इस्कीमिया हो जाता है, जो कि लेटर ऑन मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, एमआई जिसको कहते हैं, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, यानी कार्डिक इस्कीमिया कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब सीवियर वेल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट, आपने डिफरेंट वेल्वुलर डिजीज पढ़ी होंगी। जो मायोकार्डाइटिस आ जाता है, कार्डिक टैम्पोनेट होता है जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द हार्ट होता है, वो सीवियरली अफेक्ट करता है कार्डिक आउटपुट को। फिर कार्डिक मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, के मेटाबॉलिक बहुत इंक्रीज कर गया हार्ट का या कम हो गया, उसकी वजह से भी कार्डिक आउटपुट वो अफेक्ट होती है। ये देखिए इसमें एक कर्व दिखाया है, कार्डियक आउटपुट कर्व से डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंट्राप्लूरल पोजीशंस। अब इंट्राप्लूरल जो है ना होता क्या है कि इंट्राप्लूरल जो प्रेशर होता है वो -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कांस्टेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो इक्वल होता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर अराउंड द हार्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जो उसकी अगर नेगेटिविटी होगी तो मोर हार्ट ब्लड इज पम्प्ड, विनस रिटर्न बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। लेकिन अगर यही प्रेशर जो है ना पॉजिटिव की तरफ चला जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि नो ब्लड इज इनवाइटेड विद इन द थॉरेक्स। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फिर विनस रिटर्न कम हो जाता है। आप ये देखिए कि नॉर्मल जो कर्व है इस पे दैट इज द -4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, ये दिस इज द नॉर्मल कर्व। ये देखिए -4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। अब इसके बाद अगर जो है ना ये प्रेशर चला जाए, मजीद नेगेटिव हो जाए, -5.5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी,
तो ये हमारा शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट की जल्दी ही वो रेस करना शुरू हो जाता है। कार्डिक आउटपुट वीनस रिटर्न चूँकि बढ़ जाता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। फिर अगर यह जो है अगर इंट्राप्लुरल प्रेशर -4 से -2 पे आ जाए यानी प्रेशर बढ़ जाए तो भी वो वहाँ पे एक प्लेट्यू लेवल पे आके रुक जाता है। उसके बाद जो है ना अगर +2 हो जाए, ठीक है, वहाँ तक भी जो है ना जो मैक्सिमम है वो एक सर्टेन लेवल तक जाके उससे ऊपर कार्डिक आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ता है, ठीक है, और एक सर्टेन लेवल पे जाके उससे कम भी नहीं होता। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो कार्डिक आउटपुट को दे डू अफेक्ट, लेकिन ये है कि वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो तो हार्ट होते हैं वो उसको बचा लेते हैं, लेकिन जो कार्डिक आउटपुट कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है आइदर टू द राइट। अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा, और अगर प्रेशर कम होगा नेगेटिव की तरफ जाएगा तो प्रेशर जो है कार्डिक आउटपुट कर्व जो है ना वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कार्डिक टेम्पोनेट, अब ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है कार्डिक टेम्पोनेट एक कंडीशन होती है कि जिसमें कि विद इन द जो पेरिकार्डियल जो होता है एरिया उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है अराउंड द हार्ट, ठीक है। तो उस फ्लूइड की वजह से प्रेशर ऑन द हार्ट इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह से जो कार्डिक जब उस पर ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है उसमें उस कंडीशन को कह देते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। टेम्पोनेट में क्या होता है कि बाहर चूँकि हार्ट के बाहर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी जो होता है लेवल ऑफ द कार्डिक आउटपुट वो कम हो जाता है ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और उसमें ये देखिए कि पूरे वो एकदम से ही वो रेस करना शुरू डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो पूरे मैक्सिमम पे जाए और फिर उसके बाद डिक्लाइन करे। वो शुरू से ही फ्रॉम वेरी बॉटम वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ से आपको, ये देखिए यहाँ से, ये बजाय इसके कि पूरा यहाँ तक जाए और फिर उसके बाद कोई डिक्लाइन आए, बल्कि वो यहीं से ही नॉर्मल से ही यहाँ से बढ़ता है मगर डजंट रीच द अपर लेवल, ठीक है। सो द एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट डज अफेक्ट द कार्डिक आउटपुट आइदर विद इन द प्लूरल कैविटी उसका प्रेशर डिफरेंस आ जाए, या विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल जो होता है एरिया उसके अंदर। एबनॉर्मल सर्कुलेटरी कंडीशंस जो होती हैं उनमें भी कार्डिक आउटपुट अफेक्ट होता है, यानी अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। डिक्रीज कैसे हो सकता है, या तो कोई हेमरेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी और वजह से हेमरेज हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, उससे कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। शॉक में क्या होता है, ड्यू टू क्योंकि पकने की एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ना वो अफेक्ट हो जाती है, और तो उसकी वजह से भी कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। अगर एक्यूट वीनस डायलिटिस किसी भी वजह से जो वेन्स जो है ना वो डायलेट कर रही हैं ज़्यादा, तो सडन लॉस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उससे हो सकता है ये कि वो जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ टोन मेंटेन की हुई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वो दैट इज लॉस्ट, तो विजुडाइलेशन हो जाती है ऑफ द वेन्स। The nervous activity causing the peripheral capacitance vessels, the veins to dilate and the blood pools in the vessels and does not return to the heart, ठीक है। तो वो जब वेन्स जो है वो डायलेट हो जाती है सारा ब्लड उसमें पूल अप हो जाता है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज वेन। कोई भी लार्ज वेन जो आ रही है हार्ट की तरफ अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा तो तब भी जो है कार्डिक आउटपुट वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको रिटर्न कम हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। डिक्रीज टिश्यू मास, डिक्रीज टिश्यू मास क्या होता है, जैसे हम एज में जब ओल्ड एज में जाके जो मस्कुलर मास होता है ना वो कम हो जाता है। मस्कुलर मास कम होता है तो डिमांड ऑफ द ब्लड सप्लाई, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कम हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है अगर टिश्यू मास जो है ना वो डिक्रीज कर जाए। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द लॉन्ग टर्म कार्डिक आउटपुट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑन द कार्डिक आउटपुट लेवल। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो नॉर्मल है, दिखाइए आपको ये आगे, आप ये देखिए इसमें दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर 100 पे आके आप देखिए कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस 100 के लेवल पर है, यहाँ पर ये देखिए ये नॉर्मल है। ये वो टाइम है जहाँ पर के आर्टीरियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट का लेवल जितना भी है उससे वो यहाँ पे आके कंसाइड कर रहा है इसके साथ। सो दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज 100 ओवर हियर, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि the total peripheral resistance is normal at 100% mark, the cardiac output is normal when
total peripheral resistance increases above normal, the cardiac output decreases. जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, बाहर जो है ना सिस्टमिक की जो वेसल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई है, तो कार्डियक आउटपुट जो है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगी। ज़ाहिर है उधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रिटर्न टू द हार्ट कम हो गई है ब्लड की, ठीक है। रिटर्न कम हो गई है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, ब्लड आसानी से फ्लो करे तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होती है तो कार्डियक आउटपुट जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाती है। सो कार्डियक आउटपुट विद रेफरेंस टू द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हम उसका फॉर्मूला होता है आर्टेरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट कंडीशंस बताएंगे उसने कि बेरी बेरी में जो है ना वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। एवी साइनसिस में ये वो तमाम कंडीशन है जिनमें के पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाती है। जिन कंडीशन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और वो तमाम कंडीशन कि जिसमें के पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उसमें जो है ना कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। बट लेवल है वो दैट इज द 100%, वो नॉर्मल लेवल है, ठीक है। This graph is a comparison of the different uh, peripheral resistance conditions on the cardiac output. Heart, the limiting factor. Cardiac output curve express the curves express the ability of the heart to limit the cardiac output. तो फिगर में देखिए, इसमें आप ये इसको माइंड में रखिए, आई विल एक्सप्लेन कि इसमें नॉर्मल हार्ट जो है ना वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 13 लीटर पर मिनट तक भी जो है ना पंप कर सकता है, दैट इज 2.5 टाइम्स भी कर सकता है। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाए 2.5 टाइम्स से, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हार्ट होते हैं, हाइपर इफेक्टिव हार्ट होता है और हाइपो इफेक्टिव हार्ट होता है। हाइपर इफेक्टिव हार्ट वो होता है दैट कैन पंप द ब्लड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल पंपिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, यानी 5 लीटर से ऊपर जितना वो कर सकता है दैट इज द हाइपर इफेक्टिव हार्ट। और अगर नॉर्मल से कम करता है वो पंप, दैट हार्ट इज कॉल्ड द हाइपो इफेक्टिव हार्ट। अब जो फैक्टर्स जो है ना जो कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट कर सकते हैं उसमें एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है, ऑब्वियसली वो हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है और हार्ट रेट भी इंक्रीज करती है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन, यानी जिसने हार्ट रेट को कंट्रोल करना है या कम करना है, अगर वो उसकी इनहिबिशन हो जाए, उसका फंक्शन कम हो जाए तो ऑब्वियसली जो है हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है अप टू 180 टू 200, और कंट्रैक्टिलिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी, यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट कर्व प्लेट्यू राइजेस टू 25, ये इतना बढ़ जाता है कि वो जो ऊपर जो प्लेट्यू आया हुआ है वो 25 लीटर्स 5 के बजाय 25 लीटर्स पर मिनट तक जा सकता है। हाइपरट्रोफी, जब हार्ट जो है ना वो ज़्यादा उसके मस्कुलर जो है ना वो मास ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट। यूजुअली एथलीट्स वगैरह में होता है, उसमें 60 टू 100% तक नॉर्मल जो है देन नॉर्मल कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, 60 टू 100% ज़्यादा हो जाता है। फैक्टर्स जो होते हैं ना जो कि हाइपो इफेक्टिव हार्ट यानी हार्ट की एक्टिविटी को जो कम कर सकते हैं वो फैक्टर्स, उनको हम वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको उनमें आ जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड पंप होना है अगेंस्ट द हाई प्रेशर, तो फिर पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ना ऑब्वियसली कम हो जाती है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। नर्वस इनहिबिशन, के ऊपर से नर्वस एक्टिविटी कोई नहीं हो रही तो भी पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। एबनॉर्मल रिदमिसिटी, कि अगर एक प्रॉपर रिदम पे ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो हार्ट, तो किसी की कम है किसी की ज़्यादा है तो भी हार्ट की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, कि अगर कॉरोनरी आर्टरी जो सप्लाई कर रही हैं न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, तो अगर उनकी हो जाए ब्लॉकेज हो जाए तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती उसको, ठीक है। फिर आता है वेल्वुलर या कंजेनिटल डिजीज़ की, जिसमें इन सारी कंडीशन में होता है ये है कि पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ना वो डिक्रीज करती है। मायोकार्डाइटिस के ज़ाहिर है इन्फेक्शन ऑफ द मायोकार्डियम में, तो उसमें भी जो है पंपिंग एबिलिटी हो जाएगी। कार्डिक हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही तो भी। तो दीज आर ऑल कंडीशन। दो टाइप के हार्ट होते हैं, हाइपर इफेक्टिव हार्ट, हाइपो इफेक्टिव हार्ट, ठीक है। हाइपर इफेक्टिव जो कि मोर देन नॉर्मल उनका फंक्शनिंग होती है, वो उसके फैक्टर्स और उसमें सिंपैथेटिक वगैरह आ जाता है, इनहिबिशन में तो पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, एथलीट्स में आ जाता है हाइपरट्रोफी आ जाता है। जो हाइपर इफेक्टिव होते हैं वो अगर नर्वस उसका कंट्रोल ही ना रहे तब हो जाता है, या ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज हो जाए, रिदम ना उसकी नॉर्मल रहे, हाइपरटेंशन हो, वेल्वुलर या कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, मायोकार्डाइटिस और कार्डियक हाइपोक्सिया। अब इसमें देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कर्व है, मुझे जा रहा है, ठीक है।
हाइपर कोई भी कंडीशन हो विच causes the hyperactive heart, any condition which causes the hyperactive heart, तो उससे क्या होता है कि ये देखिए ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर सकती है अप टू द लेवल ऑफ 25 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। और अगर हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो, इट्स नॉट फंक्शनिंग एट अ नॉर्मल स्पीड रेट, और उसकी पंपिंग एबिलिटी या कंट्रेक्टिलिटी या रेट ऑफ कंट्रैक्शन जो है ना वो कम हो जाए, तो वो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। एंड दिस कैन डिक्रीज, ये देखिए यहाँ तक नीचे तक आ जाता है, लेस देन ये तकरीबन 2 लीटर्स पर मिनट तक आ जाता है। सो ऊपर वाले जितने फैक्टर्स हैं दे आर द हाइपर इफेक्टिव हार्ट, ये है। और वो कर्व जो है ना आप देखिए उसका स्टीप पे जाके 25 लीटर्स तक जा सकता है, और अगर कम हो जाए तो दैट कैन रिमेन एट अ लेवल ऑफ 2 to 3 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। नाउ दीज आर डिफरेंट कंडीशंस ये जो कि कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करती हैं। ये इधर देखिए ये है कार्डिक आउटपुट, ये वैल्यूज हैं कि जितना हो सकता है इफेक्ट, जितनी परसेंटेज ऑफ द कार्डिक आउटपुट कितनी इंक्रीज कर सकती है डिक्रीज कर सकती है इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। और इस साइड पे देखिए ये कार्डिक इंडेक्स है, कार्डिक इंडेक्स जो है ना किन कंडीशंस में जो है वो कितना रहता है, ठीक है। उसने एक एवरेज ले ली है नॉर्मल के लिए, एवरेज 45 ईयर ओल्ड एडल्ट, और ये कंट्रोल है यंग एडल्ट। अब ये देखिए बेरी बेरी है, एवी फिस्टुलास हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, अनीमिया है, एंजाइटी है, पल्मोनरी डिजीज़ हैं, प्रेगनेंसी है, और फिर पैजेट्स डिजीज़ हैं। देन द ये कंट्रोल यंग एडल्ट्स, ये जो है ना ये नॉर्मल है, ये दो ये हमारे इसमें हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स भी आ सकते हैं, माइल्ड वेलुलर डिजीज़ वाले भी आ सकते हैं। तो जो नॉर्मल उसने लिया है दैट इज़ ये यंग एडल्ट्स में, ठीक है। ये कंट्रोल पेशेंट्स हैं हमारे। अब बाकी देखिए कि वो तमाम कंडीशंस जिनमें के पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, जिसमें के किसी भी रीज़न से आइदर ड्यू टू वेजिटेरिटेशन और ड्यू टू द डिक्रीज नंबर ऑफ द सेल्स, अगर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कम हो रही है और वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है तो उनमें कार्डिक आउटपुट बढ़ गया है। और वो तमाम कंडीशंस कि जिनमें या पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई है, ये सारी कंडीशन जो है ना ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है, ये कार्डिक एक्टिविटी को, पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट को डिक्रीज करती है, तो उनमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करती है। So this is a comparison of the all the conditions which can lead to either the increased cardiac output or the decreased cardiac output, ठीक है। ये इसका देखिए बाकायदा एक ये देखिए एक सक्सेसिवली कमिंग डाउन टू द मिनिमम, ठीक है, जहाँ पे कार्डिक शॉक वगैरह है उसका मिनिमम लेवल ऑफ कार्डिक आउटपुट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड में लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद लिवर में कितना जाता है 500 मिलीलीटर, 30% जो है ना वो लिवर में चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड जाता है। किडनीज में 1300 मिलीलीटर आ जाता है। स्केलेटल जो मसल्स हैं उनमें 900 मिलीलीटर आता है 18%, ब्रेन में 800 मिलीलीटर 16%, स्किन बोन एंड जीआईटी में 300 मिलीलीटर, हार्ट में 200 मिलीलीटर, एंड द टोटल जो है ना दैट कम्स आउट टू बी द 500 मिलीलीटर। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब में ज़्यादा मेन पोर्शन लिवर को जा रहा है, फिर किडनीज को, फिर स्केलेटन को, और फिर ब्रेन को। दिस इज द दीज आर डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एरियाज के जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टिश्यू। एबनॉर्मल कार्डिक आउटपुट एबनॉर्मल कब होता है कि अगर उसके डिफरेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं कार्डिक आउटपुट के, अगर वो एबनॉर्मल हो जाएं तो उनमें कोई ना कोई फैक्टर्स में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो कार्डिक आउटपुट भी एबनॉर्मल हो जाता है। अब किस पे डिपेंड करता है फैक्टर, ये देखिए जो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं कार्डिक आउटपुट के वो दो मेन हैं, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। सो द कार्डिक आउटपुट रेगुलेटिंग फैक्टर्स जो है ना उनमें फैक्टर्स रेगुलेटिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम, जितने फैक्टर्स स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वगैरह, एंड फैक्टर्स जो कि रेगुलेट कर रहे हैं हार्ट रेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना अगर इन दोनों को जो चीज़ें अफेक्ट करी हैं वो ही जो है वो कार्डिक आउटपुट को भी अफेक्ट करेंगे, यानी एबनॉर्मल हार्ट रेट होगा तो कार्डिक आउटपुट एबनॉर्मल हो सकता है। अगर एबनॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम्स वो एबनॉर्मल हो जाएं तो तब भी कार्डिक आउटपुट एबनॉर्मल हो जाएगा।
कार्डिक जो है ना वो एब्नॉर्मल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अगर इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाए या डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाए तो दोनों में ही कार्डिक आउटपुट होता है गोज बियॉन्ड नॉर्मल, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया द वॉल्यूम ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल बिफोर सिस्टली, कि जब माइट्रल वेल्व और एओर्टिक वेल्व दोनों बंद होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा फुल होता है, दैट इज द तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या आता है वेनस रिटर्न, जितना वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतनी ही फिलिंग होगी आगे जाके। ठीक है, मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कितना है वो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के वेसोकंस्ट्रिक्शन कितनी हुई हुई है और पंपिंग एबिलिटी कितनी है, ये सारा अफेक्ट करता है। स्केलेटल मसल ड्राम की स्केलेटल मसल जो है ना उसका बिल्ड कितना है और उसकी डिमांड कितनी है। ग्रेविटी स्टैंडिंग पोस्चर जो है ना हमारा कितना अफेक्ट कर रहा है। रेस्पिरेटरी रम के अगर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा कुछ होगा तो अकॉर्डिंगली उसका कार्डिक आउटपुट पे भी अफेक्ट आता है। फिलिंग टाइम कितना मिला है उसको। ठीक है, कि अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, फिब्रिलेशन वगैरह में हार्ट रेट बढ़ जाता है तो फिलिंग टाइम कम हो जाता है, तो वो भी एंडास्टोलिक वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ द डायस्ली, डायस्ली अगर लॉन्गर होगी तो फिलिंग ज़्यादा होगी, डायस्ली कम होगी तो फिलिंग कम होगी। डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल जो है ना वो कितना डिस्टेंट हो सकते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एंडास्टोलिक वॉल्यूम होगा। फिर एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रिया जो है ना ऊपर से कंट्रैक्ट करके कितना उसने ब्लड जो है ना अंदर वेंट्रिकल में उसने पोर इन किया है, जो जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना, अगर एट्रिया प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने अफेक्ट करने हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, और स्ट्रोक वॉल्यूम ने अफेक्ट करना है कार्डिक आउटपुट को। सो ये इनडायरेक्टली ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो होती है द वॉल्यूम ऑफ विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर द कंप्लीट कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब से फोर्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को, वो जितनी ज़्यादा फोर्स से कंट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एम्पटिंग होगी और उतना ही एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। अगर कम फोर्सफुली नहीं कंट्रैक्ट करेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड जितना वॉल्यूम रह गया है विद इन द आफ्टर लोड होता है बियॉन्ड द वेंट्रिकल, कि जितना आगे जितना लोड है। ठीक है, उससे डिपेंड करता है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा। अगर आगे जो है ना लोड ज़्यादा होगा, जितना एओर्टा यानी प्रेशर आगे ज़्यादा होगा तो जो है ना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाए बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे ज़्यादा रह जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है या वेगस स्टिमुलेशन हो रही है, इससे इफेक्ट होता है कि कितना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रह जाएगा। ठीक है, कंडीशन हो तो मायोकार्डियम अगर बहुत ज़्यादा जैसे एथलीट्स में ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है, मायोकार्डियम ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है तो उसमें फिर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम रह जाता है। हार्मोन्स ड्रग्स विच इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं ड्रग्स जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ, जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं या कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। फैक्टर्स विच डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, फिर वो आ जाते हैं। ठीक है, ये एंडास्टोलिक वॉल्यूम के डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो जो मेन जो उसके फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन इनटू द हार्ट इनटू द राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम पर मिनट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमिनिंग द कार्डिक आउटपुट। ठीक, बेसिक फैक्टर्स जो है ना जो कि वीनस रिटर्न को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें आर्टीरियल प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। अब आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर। सो तीन फैक्टर्स होते हैं मेनली जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू डिटर्मिन द वीनस रिटर्न, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर और रेजिस्टेंस जो है टू द वीनस रिटर्न जो कि विद इन द वेसल जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, MSFP मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर और फिर आ जाता है रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न RVR, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर क्या होता है, इज द एवरेज प्रेशर इन द सिस्टमिक ब्लड वेसल व्हिच टेंड टू पुश द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि जितना फिल हुआ हुआ है ब्लड विद इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको हम मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कह देते हैं। और जितना ज़्यादा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होगा उतना ही हार्ट को ऑब्वियसली वो आगे पुश करेगा विद इन द सर्कुलेशन। व्हेन देयर इज नो एक्टिव सर्कुलेशन इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को डिटर्मिन करता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर।
और ये डिपेंड करता है कि कितना हाउ मच दीज वेसल्स आर फिल्ड, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वेसल्स वो फिल हुई हैं। और अब अगर कोई वेसल की कितनी ज़्यादा फिल हुई है और बाहर से वेसल कंप्रेस कितनी हुई है, आउटसाइड प्रेशर कितना है, तो उससे मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है ना वो डिटर्मिन करते हैं। नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कि अगर हम सारी एक सस्पेंड कर दें सर्कुलेशन और जितना जो है ना वेसल्स में ब्लड मौजूद होगा, जितने प्रेशर पे मीन प्रेशर, वो दैट इज़ द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। ठीक है, वो होता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इज अफेक्टेड बाय ब्लड वॉल्यूम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, यानी ये तीन चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है। एक तो ब्लड वॉल्यूम कितना है, कितना फील हो रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कितनी हुई है कि पीछे से, उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन कितनी हो रही है, और कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट क्या है, उससे जो सारा सिस्टम है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, और स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, जो साइड पे मसल्स पड़े हुए हैं ऑफ द वेसल्स स्पेशली द वेन्स, उनमें मसल कंट्रैक्शन कितनी है। अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वीनस रिटर्न भी बढ़ जाता है। अगर ब्लड लॉस हो जाए किसी भी वजह से, हेमरेज वगैरह से, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और वीनस रिटर्न भी कम हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से चूंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। आर्टेरियोस में जो है ना वो एक वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न की तरफ फूली हो जाती है। ठीक है, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में भी जो है ना, चूंकि एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। ठीक है, राइट एट्रियल प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। RVR, रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय वेन्स अगेंस्ट द, इसको जो हम कैलकुलेटेड एक कांस्टेंट जो है ना वेनस रिटर्न जो ऑफर्ड बाय द वेन्स है, होती है ये 1.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर लीटर। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को हम इसमें फॉर्मूला में पुट करें तो कार्डिक वेनस रिटर्न बनता है, वेनस रिटर्न मेन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर है हमारा 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट एट्रियल प्रेशर है 0, और रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न 1.4 है। तो बाय कैलकुलेटिंग दिस द वेनस रिटर्न कम्स आउट टू बी 5 लीटर, और अपने कार्डिक आउटपुट जो कैलकुलेट की थी दैट वाज आल्सो 5 लीटर। सो वेनस रिटर्न इज टू कार्डिक आउटपुट इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसमें देखिए कि अगर जो है ना अगर हाइपर इफेक्टिव हार्ट, इसमें हाइपर और हाइपर इफेक्टिव हार्ट का थोड़ा कंपैरिजन दिखाया है। दरमियान में जो रेड है कर्व दैट इज द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व। नीचे जो आ रहा है कि अगर हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो, पंपिंग एबिलिटी कम हो और इंट्राप्लूरल प्रेशर भी नेगेटिव की तरफ चला गया, ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव, तो भी कार्डिक आउटपुट जो है ना वो बढ़ता नहीं है ज़्यादा, चाहे इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव पर भी हो। रीज़न भी कि उसकी इफेक्टिविटी कम हो गई है। जबकि अगर हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो और इंट्राप्लूरल प्रेशर 0 से थोड़ा ऊपर भी हो, तो इवन देन द कार्डिक आउटपुट कैन इंक्रीज। ठीक है, देन कम्स द वीनस रिटर्न कर्व। इट रिलेट्स टू वीनस रिटर्न टू द राइट एट्रियम। ठीक है, ये बताता है हमें कि वीनस रिटर्न कितना हो रहा है राइट एट्रियम में, वीनस रिटर्न कर्व। When the right atrial pressure rises, it puts a backward pressure on the systemic veins which are dilated and venous return decrease. होता क्या है जब right atrial pressure normally 0 होता है, अगर right atrial pressure बढ़ जाए, systemic pressure जो 7 है, अगर ये close to the 7 चला जाए, तो जाहिर है फिर the venous return from the systemic circulation towards the right atrium कम हो जाता है। ठीक है, अब right atrial pressure जब बढ़ जाता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो वीनस रिटर्न 0 हो जाती है, क्योंकि सिस्टमिक प्रेशर जो है ना वो भी 7 है। अगर राइट एट्रियल भी 7 हो जाएगा, सिस्टमिक प्रेशर भी 7 होगा, तो वीनस रिटर्न तो 0 का कोई रिटर्न होगा ही नहीं हार्ट को। ठीक है, अगर वीनस रिटर्न 0 हो जाए तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो वीनस रिटर्न हो ही नहीं रहा, तो कार्डिक आउटपुट कहाँ से होनी है। ठीक है, तो arterial and the venous pressure they come to equilibrium all the systemic flow ceases at 7 millimeters of mercury which is mean systemic pressure। यानी आर्टीरियल वीनस प्रेशर सारे एक जितने हो जाते हैं, अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो जाके इक्वल हो जाता है टू द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो वहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व है, प्लेट्यू जो है ना वो हो जाता है ड्यू द कोलैप्स ऑफ द लार्ज वेन्स। होता ये है कि जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो 0 होता है नॉर्मली, अगर वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होता है तो वीनस रिटर्न जो है ना थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन स्टेज आती है जहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेवल है, अगर ये 0 है, ये -4 है, इसके बीच में कहीं ये -2 है। जब प्रेशर जो है ना राइट एट्रियल प्रेशर -2 तक आता है, तो एक पीक आ जाती है। उसके बाद चाहे कितना भी राइट एट्रियल प्रेशर नेगेटिविटी की तरफ जाए,
तो ये जो लेवल है ये ऊपर बढ़ता नहीं है वीनस रिटर्न का, ठीक है। लेकिन ये है कि क्यों नहीं बढ़ता, कि जब ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है थॉरिक्स में तो प्रेशर हो जाता है ऑन द लार्जर वेसल्स, ठीक है। अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए और वेसल जो होती है ना लार्ज वेसल्स, फिर वो कंप्रेस हो जाती है, वो कंप्रेस होती हैं तो वो क्लोज हो जाती है। तो फिर चाहे जितना भी नेगेटिविटी हो इनसाइड द राइट एट्रियल प्रेशर, तो वीनस रिटर्न जो है ना फर्दर इंक्रीज नहीं करता। आप देखिए कि 5 लीटर से ये थोड़ा ही ऊपर तक गया है, बट उसके बाद वो प्लेट्यू पे आ गया है एंड दैट डज नॉट गो बियॉन्ड इट। अगर ये कम हो जाए और ये बढ़ता चला जाए, राइट एट्रियल प्रेशर में बढ़ता चला जाए, तो वीनस रिटर्न जो है ना वो कम होता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये कम हो जाता है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है 7 पे आके, जो कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है। और अगर जो है ना हमारा राइट एट्रियल प्रेशर भी आके 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए और सिस्टमिक जो है ना वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, तो ये जो वीनस रिटर्न है वो ज़ीरो पे चला जाता है, ठीक है। ये देखिए वीनस रिटर्न यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये देखिए ये सारी ये ज़ीरो आ, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग द मीन सिस्टम, जब भी मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो वीनस रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा एंड इट डज नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, ठीक है। -2 से ऊपर ज़्यादा अगर नेगेटिविटी ज़्यादा भी हो जाए राइट एट्रियम में तो भी वीनस रिटर्न फर्दर इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। ये देखिए दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द वीनस रिटर्न कर्व, जिसमें मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर दिखाया है एंड द इफेक्ट ऑफ द ऑल्टरिंग द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर क्या है। अगर हम उसको कम कर देते हैं और ज़्यादा कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा अब ये देखिए, ये है नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व, ठीक है। ये 7 पे आ गया, 7 पे आता है तो ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब अगर जो है हम इसका लेवल जो है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का जो है ना 3.5 कर दें यहाँ पर, तो जो कार्डिक ये वीनस रिटर्न है उसका लेवल भी कम हो जाता है, ये देखिए लेस देन 5। लेकिन अगर हम ये इसको बढ़ा देते हैं प्रेशर को, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर 14 तक ले जाते हैं, तो आप देखिए कि वीनस रिटर्न बढ़ जाता है टू अ लेवल ऑफ मोर देन 10, ठीक है। ये तब होता है कि जब हम मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को डिस्टर्ब करते हैं। पीछे आपने देखा है कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर एक ही जगह था, ठीक है, 7 पर था, दैट डिडंट गो बियॉन्ड 7, ठीक है। 7 के ऊपर नॉर्मल होता है। So this is the effect of increasing and decreasing systemic filling pressure on venous return. अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस, एक और फैक्टर होता है जो कि venous return को जो है ना वो अफेक्ट करता है, दैट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये राइट एट्रियल प्रेशर है, ये venous return है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसने बताया है कि ये देखिए नॉर्मल है ये देखिए, और ये है अगर रेजिस्टेंस जो है ना वो हाफ कर दी जाए तो venous return जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो वीनस रिटर्न जो है ना वो कम होता चला जाता है और फिर उसका प्लेटू जल्दी आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन आप देखिए कि अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो 7 हो गया किसी भी कंडीशन में, चाहे रेजिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है या जो भी हो रहा है, अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना ये 7 पे आ गया है, दैट इक्वल्स द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, तो रेजिस्टेंस बड़ी हो कम नॉर्मल हो या कम हो, वीनस रिटर्न ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। So this graph shows the relation of the resistance to the right atrial pressure, to the mean systemic filling pressure and to the venous return, ठीक है। ये जो है एक कर्व, ये इसमें दो सॉलिड कर्व्स हैं। अब इसमें देखिए कि एक तो है कि ये कार्डिक आउटपुट कर्व है और ये ब्लू वाला जो है ये venous return कर्व है। अब ये जहाँ पे जाके एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो राइट एट्रियल प्रेशर जीरो है, दैट इज नॉर्मल। जब राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो जीरो के ऊपर है तो ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है विद इन द आर्टीरियल साइड एंड द वीनस साइड, ठीक है। और यहाँ पर मीन सिस्टम और के आगे ये देखिए कि जो है वीनस रिटर्न वो भी अगर 7 मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर 7 पर है, इस स्टेज पर ये राइट एट्रियल प्रेशर जीरो पर है और ये ए पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो हैं ग्राफ्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर समहाउ हम किसी कंडीशन से हम इसमें ज़्यादा इंफ्यूज़ कर देते हैं ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा विद इन द सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा करने से होता ये है, एक तो ये कि उस पर ब्लड वॉल्यूम जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाता है,
तो जो है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है ना वो 16 तक चला जाता है, ठीक है। अगर वो 16 तक चला गया है तो इसका मतलब ये है कि वीनस रिटर्न जो है ना वो बढ़ जाएगी। वीनस रिटर्न जब बढ़ती है तो उसमें एकदम से स्टीप चेंज आता है, जो कि इसको जो कर्व है हमारा कार्डिक आउटपुट कर्व, उस पर बी पे इसको कंसाइड करता है, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट जो होता है ना एंड द राइट एट्रियल प्रेशर जो इतने शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम द ए टू बी लेवल। अब बी पे क्या होता है कि जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो 8 हो गया, क्योंकि जो है ना वो बाहर सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ गया, तो राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है। और जो है ना जो वीनस रिटर्न है दैट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज करती है तो कार्डिक आउटपुट आता है इसका, ठीक है। ये जो है ना ये इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम, इसका इफेक्ट ये आता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाए तो राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ सकता है, बट दिस डज नॉट गो लाइक इन अ वेव, बट इट गोज परपेंडिकुलर, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है, इट स्ट्राइक्स द लेवल एट ऑफ द कार्डिक आउटपुट कर्व एट द लेवल ऑफ, ये देखिए आप स्पीड देखिए कि कहाँ तक आता है, तकरीबन 13 जिटर्स पर मिनट तक चला जाता है कार्डिक आउटपुट, ठीक है। सो देयर इज अ स्टीप कर्व। आगे आता है इफेक्ट ऑफ द हार्मोन एंड द ड्रग्स एक्सेट्रा, जो मैंने आपसे पहले बताया था कि जो इंक्रीज करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इंक्रीज करने से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। इसमें आ जाती है डिफरेंट ड्रग्स, कैटेकोलामीन्स आ जाती हैं, थायरॉक्सिन आ जाती है, ग्लूकागॉन आ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने को, कैफीन लेने को, जब आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो भी आप देखें आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, पैल्पिटेशन भी शुरू हो जाती है। थियोफाइलिन, डिजिटैलिस एंड कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये सारे जो है ना ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज करते हैं। वो फैक्टर जो कि डिक्रीज करते हैं कार्डिक आउटपुट को, अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो, एसिडोसिस हो जाए कि जो है ना एसिडिक मीडियम हो जाए, बार्बिचरेट्स के जो सिडेटिंग ड्रग्स होती हैं जिनसे नींद आती है कुछ है, अगर वो ड्रग्स दी जाएँ उससे भी कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, चूँकि इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट डिक्रीज कर जाती है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं उनसे भी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, सो दैट के हार्ट पे लोड ना हो, वो डिफरेंट कंडीशंस में हम देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट कंपोनेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट। ये रिलेशन बिटवीन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट क्या है? जनरली व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस, लेकिन ये होता है कि एक सर्टेन लिमिट होती है कि जहाँ तक कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर सकता है। कार्डिक आउटपुट बियॉन्ड 5 लीटर्स 150 मिलीलीटर पर मिनट तक ही इंक्रीज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर हार्ट बीट जो है ना 150 टू 180 बीट्स पर मिनट है तो कार्डिक आउटपुट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हार्ट बीट चली जाती है बियॉन्ड 180 टू 190 बीट्स पर मिनट तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीजिंग हार्ट रेट। क्यों? वाई? दिस डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट विद हार्ट रेट बियॉन्ड 180 टू 190 मिनट्स बीट्स पर मिनट पे होता है बिकॉज देयर इज टू शॉर्ट डायस्टोलिक, क्योंकि डायस्टोलिक पीरियड जिसकी फिलिंग होनी है वेंट्रिकल की वो बहुत शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। जब हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय द डायस्टोलिक साइड। 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड जो है ना वो ज़्यादातर 0.52 जो है ना वो डायस्टोलिक है और रेस्ट इज द सिस्टोलिक साइड, ठीक है। तो डायस्टोलिक फेज अगर कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट को वो अफेक्ट करेगी और कम हो जाएगा कार्डिक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो जिससे हम कार्डिक आउटपुट को डिटरमिन करते हैं। इसमें ऑक्सीजन फिक मेथड होता है, आप जो है ना इसका ऑक्सीजन फिक मेथड क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि कोई एक सर्टेन टिश्यू ने कितनी ऑक्सीजन जो है ना वो यूटिलाइज की है पर मिनट, ठीक है। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन देखिए, इसमें ये है कि जो वीनस साइड है अगर हम उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखें तो 160 मिलीलीटर, इसमें हम कार्डिक कैथेटर पास करते हैं, उसके थ्रू हम नोट करते हैं प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स, आर्टीरियल साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कैथेटर जो है पास करते हैं फ्रॉम द राइट एट्रियम जाती है, वीनस साइड से जाती है फ्रॉम द राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से आगे, ठीक है। तो इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन करते हैं और जो आर्टीरियल साइड वो हम वैसे उसका लेवल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जब दोनों के हम वैल्यूज़ देखते हैं, इसमें हम किसी भी टिश्यू से डिफरेंट सब्सटेंस की कंजम्पशन, मोस्टली हम ऑक्सीजन कंजम्पशन देखते हैं बाय द एरिया। इसमें हम लंग्स में देखते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कितनी हो रही है। अब जो वीनस साइड जाती है उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है ना दैट इज़ 160 मिलीलीटर पर लीटर है, जबकि लंग्स में जो है ना चूँकि ऑक्सीजन सैचुरेशन हुई है तो वो 200 मिलीलीटर पर मिनट, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है
आर्टीरियल और वीनस साइड का आ जाता है 40 मिलीलीटर्स पर मिनट। ठीक है, सिंपल फार्मूला इसका ये है कि आपने देखना है अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिमूव्ड बाय द यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो हम ये देखते हैं आर्टीरियल ऑक्सीजन जो है आर्टीरियल ऑक्सीजन और वीनस ऑक्सीजन जो है ना उनका लेवल देखते हैं, और ऊपर जितना हम ऑक्सीजन जो है ना वो यूज़ कंसनट्रेट हुई है विद इन द लंग्स, तो उस मेथड से हम यूज़ करते हैं। जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये मत देखिएगा, बुक में जो है ना इसे बैटरी की तरह थोड़े से एम्पिल लेवल का है। ठीक है, बुक में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपका ऑक्सीजन पिक मेथड का, कि उसमें आपने ऑक्सीजन पिक मेथड से कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन द लंग डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द आर्टीरियल एंड द वीनस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो कि लंग्स में होती है वो 200 मिलीलीटर लेवल होता है उसका, और डिवाइडेड बाय तो जो आप वीनस और आर्टीरियल साइड का देखें कि 200 जो है ना आर्टीरियल साइड पर, वीनस पे 160 है, इसका मतलब है टोटल डिफरेंस जो है ना दोनों का 40 मिलीलीटर्स है। तो 200 डिवाइड बाय 40 ये आ जाता है 5 लीटर्स। ठीक है, तो 5 लीटर्स जो होते हैं ना दैट इज़ द ऑक्सीजन पिक मेथड से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये इसके जो है ना डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए किसी कार्डिक कैथेटराइजेशन करनी होती है। ठीक है, एक एक्सरसाइज के दौरान नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कार्डिक कैथेटराइजेशन जो है रेस्ट पर रहती है, और देयर आर हैजर्ड्स ऑफ द कैथेटराइजेशन इट में प्रेसिपिटेट वेंटिकुलर अरिथमियास। ठीक है, जब कैथेटराइज करते हैं तो वो स्टिमुलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज को जहाँ से अरिथमियास डेवलप हो सकते हैं। एज देयर इज कार्डिक कैथेटराइजेशन द पेशेंट इज एंशियस, सो रीडिंग मे नॉट बी एक्यूरेट, ना ऐसे पता हो कि कैथेटराइज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना ऑक्सीजन पिक मेथड की बजाय अब हम इंडिकेटर या डायल्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। उसमें कोई भी हम इंडिकेटर या डाई यूज़ कर लेते हैं, जैसे ईवान ब्लू वगैरह करते हैं। दूसरे डाई भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कार्डिप्रीन आता है। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, डाई नॉन डिफ्यूजिबल होना चाहिए, जहर उसमें ना जाए, और रीसर्कुलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड शुड नॉट बी मेटाबलाइज्ड। इसको इंजेक्ट करते हैं हम उसमें वीनस साइड पे, और हम उसकी आर्टीरियल और वीनस साइड पे हम देख लेते हैं उसकी किस तरह डाई पास होकर दैट कम्स आउट ऑन द आर्टीरियल साइड, और फिर हम उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं और फिर उनका एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इस ग्राफ से हम टाइम ड्यूरेशन जो होते हैं ना वो हम कैलकुलेट करते हैं कितनी देर में डाई जो है दैट हैज़ पास फ्रॉम द वीनस साइड टू द आर्टीरियल साइड। ठीक है, 5 मिलीग्राम ऑफ डाई हम इंजेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। अब इसमें जो शेडेड एरिया हैं उसमें आप देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ डाई हम देख लेते हैं आर्टीरियल में, और फ्रॉम द venous system it reaches the arterial system, it rises, when it passes again to the venous side it falls. So this downfall of the dye concentration is you extrapolate to touch the baseline. So time between the injection when we inject the dye and the venous blood in the venous blood and the time when we extrapolate the line to touch the baseline dye, कि जब हम वीनस साइड से ब्लड को डाई को इंजेक्ट करते हैं और फिर दोबारा जब वो डाई अपेयर होता है विद इन द वीनस ब्लड बेस लाइन को टच करता है ग्राफ पे, तो हम उस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व इज द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द डाई। जो शेडेड है एरिया और द कर्व ये देखिए दैट इज द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द डाई, वो है प्रेजेंट उसके अंदर। ठीक है, अब मीन कंसंट्रेशन ऊपर वाले कर्व में देखिए तो ये तकरीबन आती है 2 या 2.5 तक। ठीक है, कंसंट्रेशन 0.25 तक, और हमने 5 मिलीग्राम जो है ना इंजेक्ट किया है, तो कंसंट्रेशन इसकी इतनी रहती है। तो हम इसको फॉर्मूला जो है ना वो यूज़ करते हैं, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू ए इज द जो है ना जो हम अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्ट किया है, जैसे 5 मिलीग्राम किया है, 60 है इंटू 60 डिवाइड बाई सी इज द कंसंट्रेशन जो हम बाद में देखते हैं, टी इज द टाइम। मीन डाई कंसंट्रेशन जो है ना सी है डिटर्मिन्स फ्रॉम द कर्व, और टी इज द सेकेंड्स। अब इसको हम किस तरह से, टी इज द टाइम ऑफ द वन सर्कुलेशन ऑफ द डाई, 60 is to convert the second into minutes, इसको हम ऐड करते हैं। By this formula we calculate the cardiac output. This method is more accurate as compared to the oxygen trick method. ठीक है, इसमें एक तो क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि कैथेटराइजेशन कोई नहीं करते हम, इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन। फिर डिफरेंट जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर लॉन्गर टाइम डाई अपीयर्स इन द आर्टेरियल बिकॉज ऑफ द कार्डिक फेलियर देयर इज अ स्लो राइज। उसमें हम पता चल जाता है कि अगर स्लो उसमें अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब स्लो राइज इन द है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेंटिकुलस टाइप की डाई, जब द डाई अपीयर्स इन द आर्टेरियल सिस्टम अर्लियर एंड राइजेस मोर रैपिडली। इन डाई डाइलेशन मेथड वी कैन आल्सो यूज द रेडियो आइसोटोप इंस्टेड ऑफ डाई। ठीक है, रेडियो आइसोटोप से भी कर सकते हैं जो हम उसको फिर डिटरमिन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने कार्डिक आउटपुट के डिफरेंट फैक्टर्स देखे हैं, वीनस रिटर्न के फैक्टर्स देखे हैं, कार्डिक आउटपुट कर्व और डिफरेंट कर्व्स किस तरह से करते हैं। ऑक्सीजन फिक मेथड या अपने
इसको देख के और जो बुक पे है जो है फॉर्मूला उससे करना है, ठीक है। These are the resistance कि क्या करते हैं Venus return का, ठीक है। So do you have any questions you can ask। इस तरह थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें कोई ग्राफ्स ज़्यादा है और उनकी है। ये देखिए सारे फैक्टर्स हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव देन जस्ट लेट मी नो so that I can repeat it. Otherwise, I'll take that you have learned a lot. ठीक है। So if you don't have any question, I'll finish off my lecture over here. Thank you so much for listening. पढ़ लो और आप अपने तैयारी पकड़ो अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों के टाइम पर ही होंगे।